दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो गया। पहले चरण की वोटिंग भी 19 अप्रैल को है और 4 जून को जब सभी 7 चरण के चुनाव हो जाएंगे तब नतीजे भी हमारे आपके सामने होंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि कांशीराम की विरासत, दलित विमर्श को केंद्र में लेकर आगे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती किस स्ट्रेटजी पर चल रही है। ना तो वो इंडिया गठबंधन में है और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ वो है। एकला चलो रे की नीति उनकी कायम है और एकला चलो रे की इसी नीति पर चलते हुए वो अपने कैंडिडेट भी उतार रही है। लेकिन क्या वाकई वो एकला चलो रे की नीति पर चल रही है? दरअसल बहुजन समाज पार्टी का घोषित स्टैंड यही है कि ना तो भाजपा के साथ और न ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व वाले, अखिलेश यादव के प्रभुत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ मायावती की पार्टी है। लेकिन क्या वास्तविकता यही है जो हम और आप देख रहे हैं और औपचारिक बयानों को सुनकर महसूस कर रहे हैं? हालात कुछ दूसरी तरफ इशारा करते हैं और किस तरफ इशारा करते हैं उसे समझने के लिए पिछले 1-1.5 महीने के राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर कीजिए। मायावती को लेकर, बसपा को लेकर जब यह स्पेकुलेशन शुरू हुआ, अटकलें लगनी शुरू हुई कि बहुजन समाज पार्टी क्या वाकई अकेले लड़ेगी या अंततः आचार संहिता लगने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएगी। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग, 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस, यहां तक कि सीपीआई को भी इनकम टैक्स का नोटिस और तकरीबन हर बड़े राज्य में ईडी की गतिविधियां विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हुए, उन्हें निशाने पर रखते हुए जो हो रही है, उसके बाद मायावती की प्रतिक्रिया किस दिशा में होती, उनकी राजनीति का स्वरूप क्या होता, उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता, यह तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन राजनीति दरअसल सामने से जो होती है वो अक्सर होती नहीं है। असली राजनीति पीछे से होती है। मैनेजमेंट का खेल पर्दे के पीछे होता है और पर्दे के पीछे क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कोई खेल हुआ है? क्या खेल हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन घटनाक्रम किस दिशा में है जरा उसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण को समर्थन दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी के लोगों ने भी, यहां तक कि चंद्रशेखर रावण ने भी समाजवादी पार्टी का धन्यवाद अदा किया। लेकिन अचानक जब सब कुछ पटरी पर था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर रावण के साथ अपने रिश्ते क्यों खत्म किए? राजनीतिक रिश्तों में खटास कहां आ गई? कोई औपचारिक बयानबाजी नहीं, किसी ने किसी के खिलाफ कुछ कहा नहीं, फिर भी अखिलेश यादव ने नगीना से उम्मीदवार दे दिया। उनकी पार्टी के स्टैंड जो पहले से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, उस स्टैंड से उलट जाकर उन्होंने नगीना सीट पर कैंडिडेट दिया। दरअसल आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के वोटों के गिरते स्तर के बाद, जनाधार के घटने के बाद और लगातार चुनाव दर चुनाव जनाधार घटते जाने की परिस्थितियों के सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित होने के बाद जब दलितों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसमें एक उम्मीद की किरण आजाद समाज पार्टी दिखाई दे रही थी। और बीच में एक तरफ बसपा नीचे जा रही थी, दूसरे में तत्काल कोई विकल्प सामने नहीं आ रहा था, तो दलित वोट मोटे तौर पर लाभार्थी चेतना और चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव के जाल में फंसकर संघ परिवार यानी आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर भी मजबूरी वश सही जाता दिखाई दे रहा था। लेकिन वो उनका नैसर्गिक वोटर नहीं था, वो उनके एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकता था। वोटर जरूर हो सकता था, इस्तेमाल की वस्तु जरूर हो सकता था, लेकिन वहां उसे वो कद्र नहीं मिलनी थी जो कद्र कांशीराम ने उन्हें दिलाई, जो कद्र दिलाने का प्रयास भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्हें तो वो चीज चाहिए थी जो 4 बार के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में मिला था। तिलक तराजू और तलवार इस नारे से आगे बढ़ते हुए, इस कथित नारे से आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार के समावेशी समाज की बात, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे तक जब
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा पहुंचा तो ये दलितों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि दलितों के उत्थान की सार्वजनिक वास्तविकता को स्वीकार करते हुए यह बात आगे बढ़ी थी। लेकिन फिर वो तबका जिसने सत्ता का स्वाद चखा, जिसने सत्ता के साथ सामाजिक सशक्तिकरण की परिस्थितियों को जिया, अपनी आंखों के सामने बदलते हुए हालात को देखा और एक तरफ हजारों वर्षों से, सदियों से दबे कुचले समाज ने सत्ता की खुली हवा में सांस तब महसूस किया जब मायावती के नेतृत्व में पहली बार कोई दलित और उसमें भी महिला देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता तक पहुंची। लेकिन उसके बाद एक ठहराव हो सकता था, एक ट्रेन का अस्थायी स्टॉपेज हो सकता था, टेम्पररी स्टॉपेज। भारतीय जनता पार्टी उससे आगे की जरूरत थी और उसके आगे के लिए चंद्रशेखर रावण दिखाई दे रहे थे। चंद्रशेखर रावण को समय रहते कंट्रोल करना बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि मायावती भी भविष्य में बसपा की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को देने जा रही है। करीब करीब उन्हें यूं कहें कि आधी कमान सौंपी भी जा चुकी है और आने वाले 5-7 सालों में पूरी कमान भी सौंपी जाएगी। लेकिन क्या उस दौर में कमान सौंपने का फायदा क्या होता जब चंद्रशेखर रावण एस्टेब्लिश हो चुके होते? तो कहा यह जा रहा है कि मायावती की पार्टी ने कथित तौर पर कहीं अखिलेश यादव को मैनेज तो नहीं किया कि अंदर खाने कुछ समझौता, भले ही सामने से समझौता ना हो, लेकिन अंदर खाने का समझौता तभी हो सकता है जब चंद्रशेखर रावण की परिस्थितियों को अलग किया जा सके। चंद्रशेखर रावण को इस सीन से, इंडिया गठबंधन में सीट छोड़ने वाले खेल से समाजवादी पार्टी अलग करे। और जब उस खेल से अलग करने की बातें हुई तब जाकर कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट पर कैंडिडेट दिया। अब उसके आगे की परिस्थितियों को देखिए। सीबीआई और ईडी की बात मैंने की, आय से अधिक संपत्ति और दूसरे मामले, ताज कॉरिडोर, क्या क्या कभी बंद होता है, कभी क्लोजर आता है, कभी क्लीन चिट किसी को मिलती है। जिस मामले में जैसी सुविधा और जो उस सुविधा का फायदा उठा ले, यही मौजूदा दौर में जांच एजेंसियों का चरित्र बन गया है। तो उस दौर में भला बहुजन समाज पार्टी सशंकित तो होती। ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अरविंद केजरीवाल की तरह मायावती को गिरफ्तार करने का रिस्क कभी नहीं ले सकती, कभी ये जोखिम नहीं उठा सकती कि इस देश का तकरीबन 16-17% तबका एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला जाए तो फिर उसके बाद उस चुनावी हिंदुत्व का क्या होगा। वोट ना देना और प्रतिक्रिया स्वरूप वोट ना देना, दोनों चुनावी नतीजे को बिल्कुल अलग रुख दे देते हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी को पता थी। लेकिन मायावती, जब सवाल सर्वाइवल का था, जब सवाल एक ऐसी परिस्थितियों का था जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोस के कई राज्यों में सीमित ही सही लेकिन सीमित जनाधार रखने वाली बहुजन समाज पार्टी, जब लोगों के बीच ये परसेप्शन बनने लगा, ये धारणा बनने लगी कि चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी अस्ताचल की ओर जा रही है, एमएलए घट रहे हैं, एमपी घट रहे हैं, वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है, तो आने वाले समय में कोई और ताकत आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे कोशिश करेगी, तो आजाद समाज पार्टी का खतरा, जैसे मैंने आपको बताया, वो था ही। अब बसपा ने उसके बाद क्या किया उस पर भी नजर डालते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक जितने भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारे हैं, जरा उन कैंडिडेट की प्रोफाइल पर आप गौर कीजिए। एक एक कैंडिडेट की चर्चा करना यहां संभव नहीं है। मोटे तौर पर मैं आपको अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि किस ढंग से अखिलेश यादव को कथित तौर पर उपकृत करने का प्रयत्न इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां मायावती ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं, उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की प्रोफाइल चेक कीजिए, वो बहुत ज्यादा दमदार कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने साठगांठ है, बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने डरा दिया है, इस तरह के आरोप लगते थे, इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, और उस डर की वजह से मायावती एक्टिव नहीं है। लेकिन इस चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन को देखिए तो जहां भी मायावती ने माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक, मोटे तौर पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, उन उम्मीदवारों में बहुत हल्के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिनकी राजनीतिक ताकत और राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा नहीं है। और आज यूं कहें कि आज नहीं, कल जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ गई, मुख्तार अंसारी के निधन की खबर आ गई,
कार्डियक अरेस्ट बताया गया। हालांकि जेल के अंदर यह कार्डियक अरेस्ट आया, एक ऐसे दौर में आया जब 3-4 दिन पहले से बवाल चल रहा था। उनके परिवारीजन आरोप लगा रहे थे कि उन्हें धीमा जहर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था? इस पर आगे जैसे जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी, विसरा रिपोर्ट आएगी, वो तय होगा। लेकिन उनके निधन के बाद जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में जरा मायावती के अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की प्रोफाइल को आप चेक करेंगे, जिन्हें भी अल्पसंख्यक समुदाय से मायावती ने टिकट दिया है, तो साफ जाहिर होता है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को या इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहे अल्पसंख्यक वोटों को रोक पाने की स्थिति में नहीं है, उसमें विभाजन कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट चलते हैं और उलट चलकर यह देखते हैं कि मायावती ने तिलक तराजू और तलवार के सामाजिक समीकरण के सहारे उस सामाजिक दायरे से आने वाले जो उम्मीदवार दिए हैं, मोटे तौर पर सवर्ण और वैश्य समुदाय, जिससे भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना कोर वोट बैंक मानती है, उस वोट बैंक से जो उम्मीदवार मायावती ने दिए हैं, जरा उन्हें भी देखिए। वो अपने अपने इलाके में ठीक ठाक प्रभाव रखने वाले लोग हैं, और जो ठीक ठाक प्रभाव थोड़ा कम भी रखते हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है। मसलन कानपुर की सीट देख सकते हैं आप। कानपुर में एक पत्रकार महोदय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमाया, लेकिन वहां पर ठाकुर बिरादरी के कैंडिडेट के बारे में चर्चा है कि मायावती टिकट दे सकती हैं या शायद दे भी दिया है। आखिर वो किसमें सेंध लगाएंगे, किसके वोटों में सेंध लगाएंगे? ठीक इसी तरह से कहीं ब्राह्मण को देने की चर्चा है, कहीं वैश्य को देने की चर्चा है, कहीं भूमिहार समाज को देने की चर्चा है। मोटे तौर पर उन बिरादरियों को टिकट देने की चर्चा बसपा की तरफ से है। अल्पसंख्यकों के अलावा जो 17 रिजर्व सीटें हैं, उसमें तो दलितों को ही मिलेगी, लेकिन रिजर्व सीटों के अलावा 63 सीटें उत्तर प्रदेश में सामान्य भी है। सामान्य सीटों में कहीं अल्पसंख्यक तो कहीं उस दायरे से कैंडिडेट दे रही है, और ठीक ठाक अपने इलाके में रसूख रखने वाले उम्मीदवारों को मायावती चुनाव लड़ा रही है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। कहीं कहीं चुनाव जीत भी सकते हैं वो कैंडिडेट। याद रखिए, मायावती ने यादव उम्मीदवारों पर नाम मात्र का दांव लगाया है। मायावती ने पिछड़े वर्ग के, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों पर, खास करके उन इलाकों में जहां भाजपा के ओबीसी कैंडिडेट हैं, उन पर भी बहुत सोच समझकर दांव लगाया है कि किसके वोट उनके उम्मीदवारों की वजह से कटेंगे और फायदा किसे होगा। जितनी सीटों पर सपा ने, भाजपा ने और बसपा ने, तीनों ने अपने उम्मीदवार जितनी सीटों पर घोषित किए हैं, उन सभी सीटों की प्रोफाइल को आप चेक करने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा कि न तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार इतने दमदार हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी जो एक तरफा गोलबंदी दिख रही है उसे वो तोड़ सके, और न ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार इतने मन से चुनाव लड़ते हुए भी चुनाव में दिखाई देंगे जितने मन से चुनाव लड़ते हुए सपा बसपा गठबंधन में, बुआ बबुआ गठबंधन में 2019 में दिखाई दिए थे। इससे आगे बढ़कर भी देखने की कोशिश करते हैं। जहां भी जो एक सामाजिक ढांचा है हमारा, उस सामाजिक ढांचे को देखने की कोशिश करें तो जहां भी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट कोई भी दलित नेतृत्व वाली पार्टी उतारती है, उसकी विनेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो मायावती उत्तर प्रदेश में 2007 में दलित ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, इस तरह का नारा तो कुर्मी मौर्य समाज के लिए भी लगा सकती थी। चुनाव ब्राह्मणों का क्यों हुआ? दरअसल ये उस सामाजिक समीकरण को नए रूप से परिभाषित करने की कवायद थी जो कभी कांग्रेस के जमाने में ब्राह्मण और दलित और फिर उसके आश्रय अल्पसंख्यकों को यानी मुसलमानों को जोड़ने की कवायद होती थी। तब नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में होता था। अब क्षेत्रीय स्वरूप में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बसपा का नेतृत्व दलितों के हाथ में है, और ब्राह्मणों को न तो भाजपा में कुछ मिल रहा है, वहां भी वो योगी आदित्यनाथ के सामने एक दोयम दर्जे की भूमिका में दिखाई देते हैं, न सपा में कुछ मिल रहा है। कांग्रेस में जरूर उनकी उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस अकेले इतना बड़ा चेंज लाने की कुवत उत्तर प्रदेश में अभी तो नहीं रखती है, लिहाजा उसे समाजवादी पार्टी की जरूरत है। तो मायावती के कैंडिडेट, कुछ सीटें ऐसी हो सकती है जहां सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, वहां दलित वर्ग, जनरल कैटेगरी का सवर्ण वोट, दलित वर्ग का वोट
और उन सीटों पर जहां भी, चाहे वो 2 सीटें हो, 4 सीटें हो, 5 सीटें हो, 1 सीट हो, उन सीटों पर, चुनिंदा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यदि समाजवादी पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई देगी, भाजपा के साथ टक्कर लेते हुए दिखेगी, तो समाजवादी पार्टी भी, अभी पूरी लिस्ट आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रत्यक्ष अलायंस भले ना हुआ हो, स्ट्रेटेजिक अलायंस की सूरत देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी भी ऐसे कैंडिडेट बसपा की उन मजबूत सीटों पर दे सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरण में डेंट लगा सके। तो मायावती की रणनीति अब तक जो समझ में आ रही है, स्पष्ट घोषणा भले नहीं हुई हो, कोई पुख्ता खबर हम पत्रकारों के पास ना हो, लेकिन आकलन का आधार, असेसमेंट का बेसिस अक्सर कैंडिडेट की प्रोफाइल और पार्टी के नेतृत्व की स्ट्रेटजी होती है, और उस स्ट्रेटजी से स्ट्रेटेजिक अलायंस की संभावना और उसके संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आगे इस देश का दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश का दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा लगा रहे अखिलेश यादव, जाति जनगणना की वकालत कर रहे राहुल गांधी, और स्ट्रेटेजिक अलायंस के तरीके, कथित तरीके से क्या वाकई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है? वाकई ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है भी या नहीं है? हम पत्रकारों के पास अंदर खाने की कोई खबर आज के दौर में मिलती नहीं है, लेकिन कैंडिडेट की प्रोफाइल को देखकर, पार्टियों की स्ट्रेटजी को देखकर हम जरूर समझ लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेल कौन सा चल रहा है। और इस खेल में चंद्रशेखर रावण को किनारे करने के बाद और बसपा के कैंडिडेट को देखकर, कुछ सीटों पर सपा के कैंडिडेट को देखकर इस बात की संभावना बलवती होती जा रही है, कुछ न कुछ खिचड़ी पकी तो जरूर है। कैसी खिचड़ी पकी है वो देखने वाली बात है। हाथी चुनाव चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन हाथी वाली खिचड़ी तो जामनगर में कुछ पत्रकार खाते हैं। हम जैसे पत्रकारों को इंसानों वाली खिचड़ी मिलती है, तो इंसानों वाली खिचड़ी राजनीति में किस प्रकार से पककर उत्तर प्रदेश में सामने आती है, इंतजार कीजिए। नमस्कार।